A very warm hello to everybody. I hope you must have liked the previous video जो हमने बनाई थी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी जरूर आई बटन पे क्लिक कीजिए और डिसोल्यूशन के जो बेसिक्स हैं उसको समझने की कोशिश करना। आज हम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं जो हम पढ़ेंगे कि डिसोल्यूशन में जो माइन्यूट आइटम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, इन टोटलिटी उस प्रोसेस के साथ जिनका जेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एग्जाम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। इन सारी आइटम्स को बड़े ध्यान से समझिएगा। इन टोटलिटी बेसिक चीज तो आपने समझ ली, बट अब छोटी छोटी चीजें जो शायद कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, इंपॉर्टेंटली एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें डिसोल्यूशन का पता लग गया। उस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने तीन मेन अकाउंट बनाने हैं। वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, आफ्टर दैट कैपिटल और करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, और थर्ड है कैश और बैंक अकाउंट। बेसिकली चार स्टेप्स हमने डिस्कस करे थे। स्टेप वन में एसेट्स को क्लोज करना है, स्टेप टू में लायबिलिटीज को क्लोज करना है, स्टेप थ्री में एसेट को रियलाइज करना है, स्टेप फोर में लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। एसेट लायबिलिटी का ये सारा ट्रीटमेंट करने के बाद प्रॉफिट या लॉस आएगा, फिर कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, फिर कैश और बैंक अकाउंट बनाना है। बट उन सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रीटमेंट देते हुए कुछ ऐसी एसेट्स और कुछ ऐसी लायबिलिटीज आ जाती हैं, या फिर एडजस्टमेंट के मुताबिक कुछ ऐसे तरीके हो जाते हैं जिनको बड़े ध्यान से इंपॉर्टेंटली कंसिडर करना पड़ता है, नहीं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं इंपॉर्टेंट माइन्यूट आइटम्स के बारे में बात करेंगे। सिंपल है, डरना नहीं है, सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। आई एम श्योर आपका क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उन सारी इंपॉर्टेंट आइटम्स का ट्रीटमेंट। राइट, सो नंबर वन ऑफ दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो होती हैं जो एसेट्स अभी फिलहाल वाली बैलेंस शीट में नहीं है, बट रियलाइजेशन के टाइम पे ये पता चलता है कि देयर वाज अ पर्टिकुलर अनरिकॉर्डेड एसेट जिसको कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पे रियलाइज करा गया। ठीक है, अब क्योंकि वो एसेट बैलेंस शीट में तो है नहीं है, इसका मतलब उसको बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड से रियलाइजेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज नो सच एसेट। बट बिकॉज दैट एसेट इज बीइंग रियलाइज्ड, तो हमने उस एसेट को रियलाइज जरूर करना है। एग्जांपल देके समझते हैं। अब देखो, सपोज कर लो हम बात कर रहे हैं फर्नीचर। ओके, अब फर्नीचर बैलेंस शीट में ऑलरेडी है, हमने यहाँ पे इसको ब्रॉट डाउन कर लिया टू फर्नीचर, जो भी अमाउंट है इसको हमने रियलाइज कर दिया बाय कैश, जिस भी वैल्यू पे ये फर्नीचर रियलाइज हुआ। एसेट्स हैं दैट इज फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इनका ट्रीटमेंट वैसे ही करना है जैसे हम रूटीन में हर एसेट का करते हैं। क्वेश्चन सेज देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, से ऑफिस इक्विपमेंट, which is realized at rupees 23,000. Now that particular asset, whatever the name is of the asset, उसको सिर्फ रियलाइज करना है, क्लोज नहीं करना, क्योंकि वो बैलेंस शीट में नहीं है। ठीक है, तो हमें बताया गया अनरिकॉर्डेड एसेट, सपोज कर लो उसके बारे में बताया गया वो थी ऑफिस इक्विपमेंट, वर्थ रुपीज जो भी हो, वर्थ रुपीज 30,000, विच इज रियलाइज्ड एट 22,000। ओके, उसकी वैल्यू थी 30,000, बट उसको रियलाइज करा गया 22,000 में। तो हमने इस 30,000 का कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 22,000 रियलाइज होगा उस एसेट का। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, या आप लिख सकते हो अनरिकॉर्डेड एसेट, उसको रियलाइज करना है 22,000 रुपीज। गॉट इट? सो वेरी सिंपल, we are not to close the account of that particular asset, rather we only will realize that asset at the given value. एक बार फिर से बता रहा हूं,
इस 30,000 का या जो भी उस एसेट की बुक वैल्यू रहेगी उसका कुछ नहीं करना, सीधे सीधे उस एसेट को जिस भी वैल्यू पे रियलाइज करने के लिए बोला गया है उस वैल्यू पे रियलाइज करना। क्लियर है? आगे मूव करते हैं अगली इंपॉर्टेंट आइटम पे जो कि है गुडविल। अब देखो स्टूडेंट्स, कहने को गुडविल एसेट है, बट आपको पता है पार्टनर्स के पिछले चैप्टर्स में हम गुडविल को एक अलग तरह से ट्रीट करते आए, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने गुडविल को किसी स्पेशल तरीके से ट्रीट नहीं करना है। सिंपली समझो, जिस तरह हम बाकी किसी भी एसेट को क्लोज करते हैं और बाद में उसको रियलाइज करते हैं जिस भी वैल्यू पे उसको बोला गया रियलाइज करने के लिए, सिमिलरली गुडविल का ट्रीटमेंट देना है। सपोज इस एग्जांपल में हमारे पास गुडविल है वर्थ ₹20,000, तो स्ट्रेट वे जैसे हम हमेशा करते हैं टू गुडविल 20,000 जो भी वैल्यू पे वो है। अब इसको रियलाइज करने के लिए जिस भी वैल्यू पे बोला गया, सपोज कर लो क्वेश्चन पे बोला गया गुडविल रियलाइज्ड एट 40%। अब 20,000 का 40% पे वो रियलाइज हुआ, दैट विल बी 8,000। सो से आपको पता ही है, यहां पे हम लिखते हैं बाय कैश और बैंक, यहां पे लिखेंगे गुडविल और उसकी रियलाइज जो वैल्यू है वो है 8,000 रुपीज। क्लियर है? जिस तरह किसी भी एसेट को रियलाइज करते हैं अब तक, जो ट्रीटमेंट हर एसेट को देते हैं वही ट्रीटमेंट जो हमने गुडविल को देना। राइट जी, आगे वाली आइटम पे मूव करते हैं। रिमेंबर, ये वो आइटम्स है जो कहीं ना कहीं थोड़ी डिफरेंट है, बट ट्रीटमेंट जब हमें समझ लग जाएगा एक बार तो हम बड़ी आसानी से उनका अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक भी चीज अगर आपकी गलत होगी आपको पता है आपका सारा क्वेश्चन एट स्टेक रहेगा। ठीक है? अब है एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स। अब जैसे हमने पिछली वीडियो में समझा कि जिस तरह एसेट्स जो है वो रियलाइज होती हैं, उसी तरह अगर कोई पार्टनर चाहे, सपोज करो रिंकी और मिंकी दो पार्टनर्स हैं, मिंकी सेज के ऑफिस फर्नीचर जो है वो मुझे चाहिए अपने घर में या अपने पर्सनल ऑफिस के लिए, तो शी कैन take over those particular assets, of course at a mutual agreed value. अब टेकन ओवर बाय पार्टनर, एक पार्टनर ने टेक ओवर कर दिया। सपोज करो जैसे यहाँ पे हाईलाइट रखा है हमने, मशीनरी है 80,000। क्वेश्चन सेज दैट मिंकी टुक ओवर मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 60%। ओके, एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 60%। तो स्ट्रेट पे हम लोग क्या करेंगे, 80,000 का 60% कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 48,000। सो दिस एसेट इज बीइंग टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट an agreed value of 48,000. So what you will do is you will write by Minky's capital, यहां पे लिखेंगे मशीनरी, अमाउंट लिखेंगे 48,000। डन, सिंपल। इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग अ पर्टिकुलर एसेट इन कैश, one of the partner is taking over that particular asset at an agreed value. Got it? Okay, next मूव करते हैं। अब समझते हैं अगली आइटम में हमारे पास क्या स्पेशल है। अब देखो, उसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन हमने करी है। दिस टाइम इट इज एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। रिमेंबर, पिछली बार पार्टनर था, इस बार पार्टनर्स है, मींस मोर देन वन पार्टनर इज टेकिंग अ पर्टिकुलर एसेट इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब यहां पे एक चीज समझ लो, ये रेशियो वो नहीं होगी जो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसके बारे में क्वेश्चन में अलग से बताया जाएगा कि किस रेशियो में वो उस पर्टिकुलर एसेट को टेक ओवर कर रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं, हाईलाइटेड अमाउंट है फर्नीचर की, फर्नीचर है 40,000। ओके, A and B took over furniture at 80% in equal ratio। तो पहले तो क्या करेंगे, फर्नीचर का 80% कैलकुलेट करेंगे। 40,000 80%, दैट कम्स 32,000 रुपीज। अब 32,000 को ए और बी ने इक्वली टेक ओवर कर दिया, तो दैट मींस 16,000 फॉर ए एंड 16,000 फॉर बी।
वेरी सिंपल, इक्वली की बजाय कोई रेशियो होगी तो हम उस रेशियो में इसको इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के मुताबिक 40,000 का फर्नीचर जो कि 80% एग्रीड वैल्यू पे दोनों पार्टनर से इक्वली टेक ओवर करा। तो ट्रीटमेंट आप लिखना कैसे आपको पता ही है, बाय ए कैपिटल एंड बाय बी कैपिटल, आइफन डाल के लिखेंगे फर्नीचर, और अमाउंट आएगी 16,000 फॉर ए एंड 16,000 फॉर बी। सिंपल। पिछले एग्जांपल में क्या था, एक पर्टिकुलर एसेट एक पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, अब एक पर्टिकुलर एसेट दो या दो से ज्यादा पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर रेशियो। ऑब्वियसली एग्रीड वैल्यू तो रहेगी। ठीक है, अब अगले पॉइंट में हम इससे भी थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे इसी प्रॉब्लम को, देखते हैं वहां पे जाके क्या होता है। अब ये है a portion of asset taken over by the partners. A portion means not asset in totality, but उस एसेट का एक पोर्शन पार्टनर्स ने एग्रीड वैल्यू पे टेक ओवर कर लिया। एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से समझना। हाईलाइटेड अमाउंट है इस बार प्लांट की वैल्यू है 1 लाख। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। 50% of the plant taken over by A and B, 50%। कितने का? 50,000 का, टेकन ओवर बाय B एट, अब एक वैल्यू दी जाएगी, सपोज कर लो एट 30,000, एक सीधी सीधी एग्रीड वैल्यू दी है, इन द रेशियो 3:2। अब A और B ने 3:2 में इसको टेक ओवर कर लिया। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, 50% ऑफ द प्लांट विच बिकम्स 50,000 एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 30,000 टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। अब 30,000 को 3:2 में दोनों पार्टनर्स को लिख देंगे, बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल, जो भी एसेट का नाम है वो लिखेंगे। 30,000 को 3:2 में अगर हम स्प्लिट करते हैं तो दैट बिकम्स 18,000 एंड 12,000। So for A it will be 18,000 and for B it will be 12,000. Okay? Another important, अभी आधा काम हुआ है, आधा काम और हमने करना है। अगर क्वेश्चन इसके बाद साइलेंट है अबाउट दिस पर्टिकुलर एसेट प्लांट, तो बाकी बचे 50% का जो कि बचता है 50,000 रुपया, उसका हमने कुछ नहीं करना है। बट अगर क्वेश्चन में कहीं आगे जाके ये बताया गया रिमेनिंग प्लांट रियलाइज्ड एट से 70%, ओके, रिमेनिंग प्लांट रियलाइज्ड एट 70%, तो आप क्या करोगे, पहले इस वैल्यू का 70% कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी 35,000। ओके, तो ये रियलाइज हो गया ऑब्वियसली कैश और बैंक में। तो जहां पे आपने कैश और बैंक की बाकी आइटम लिखी हैं, बाय कैश प्लांट, उसकी वैल्यू है 35,000, राइट। अगर क्वेश्चन म्यूट है बाकी बचे हिस्से के बारे में तो कुछ नहीं करना। अगर क्वेश्चन में लिख दिया गया 3-4 एडजस्टमेंट के बाद या कहीं भी दैट रिमेनिंग प्लांट इज रियलाइज्ड एट अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो उसको उस पर्टिकुलर वैल्यू पे हमने रियलाइज किया। ठीक है जी, आई होप थिंग्स आर क्लियर। आगे चलते हैं जी और देखते हैं अगली इंपॉर्टेंट आइटम, वो है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। सो आप सबको अभी मैंने समझाया अनरिकॉर्डेड एसेट का ट्रीटमेंट, क्लोज नहीं करना, सीधा रियलाइज करना है। इसी तरह अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का ट्रीटमेंट भी यही है, क्योंकि लायबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है बैलेंस शीट पे, तो क्लोज नहीं करेंगे, सीधा सीधा पे ऑफ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेज देयर वाज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, unrecorded liability rupees say 15,000 which was settled for say 12,500। so 12,500 रुपए में वो लाइबिलिटी तो सेटल कर ली, तो सीधा सीधा उसको सेटल करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, टू कैश अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी
वो सेटल करी है 12,500। ठीक है, वेरी सिंपल, जैसा एसेट का रहा था वैसे ही लायबिलिटी का ट्रीटमेंट। ठीक है जी, मूव करते हैं अगली इंपॉर्टेंट आइटम पे, वो है जनरल रिजर्व। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने जब ये डिस्कस करा था कि कौन कौन सी आइटम डिसोल्यूशन अकाउंट में नहीं आती है, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती है। उसमें था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, P&L एक्सेट्रा। तो ये वही वाला जनरल रिजर्व है जो हमने अभी तक कहीं पे लिखा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जनरल रिजर्व जो है, पहली बात तो ये कि रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं नहीं आएगा, सीधा सीधा पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट से। एग्जांपल के मुताबिक जनरल रिजर्व है 30,000 का। ठीक है जी, तो जनरल रिजर्व है 30,000 का। तो ये 30,000 का जनरल रिजर्व जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सपोज करो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 30,000। सपोज कर लो उनकी रेशो है 3:2, दैट विल बी 18,000 एंड 12,000 फॉर ए एंड बी। वेरी सिंपल, जिस तरह हमने प्रॉफिट को बांटना है, जिस तरह हमने, उसी तरह हमने जनरल रिजर्व को भी बांट देना है पार्टनर्स को। आगे वाली स्लाइड में शायद P&L आएगा, उसका भी यही ट्रीटमेंट करना है जो हमने यहाँ पे करना। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। ये है पार्टनर्स लोन। आपको याद होगा पार्टनर लोन भी एक ऐसी आइटम थी जिसको अभी तक हमने कहीं पे भी यूज नहीं करा है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है। जब हमने बनाना है कैश या बैंक अकाउंट, उस कैश या बैंक अकाउंट में अब पार्टनर का लोन है 15,000, सो हमने लिख देना है बाय हिज लोन अमाउंट इज 15,000। ओके, सिंपल, ना वो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा ना वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, स्ट्रेट अवे दैट विल बी इन कैश और बैंक अकाउंट बाय पार्टनर्स लोन। ऑलराइट, नाउ let's move on to the next item which is Mrs. Partner loan। अब देखो ये एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट को बहुत तंग करती है। हमने एक सिंपल बात करी है, पार्टनर्स लोन को बाकी लायबिलिटीज की तरह ट्रीट नहीं करना, स्ट्रेट वे ये कैश और बैंक अकाउंट में आएगा। बट क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे एक अजीब सी चीज मेंशन कर दी जाती है, अजीब तो नहीं है बट हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली चीज है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मान लो पार्टनर्स हैं ए और बी, यहाँ पे दे दिया गया मिसिस बी लोन। अब याद रखो हमेशा मिसिस बी पार्टनर नहीं है, मिसिस बी इज अ थर्ड पर्सन जो कि बिजनेस को लोन दे रहा है। अब इस लायबिलिटी का वही ट्रीटमेंट करना है जो हमने बाकी सारी लायबिलिटीज का करा है, मतलब इसको क्लोज भी करेंगे और इसको पे ऑफ भी करेंगे जिस भी वैल्यू पे उसको सेटल करने के लिए बोला गया। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमने, सबसे पहले हमने लिखना है बाय मिसिस बी लोन, अमाउंट है उसकी 20,000। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम इसको पे करने की बारी आएगी, जहां बाकी लायबिलिटीज पे करनी है वहां लायबिलिटीज पे कर देनी है। तो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में बोला गया मिसिस बी लोन सेटल्ड एट से 60%, तो 20,000 को 60% पे सेटल कर लिया गया। सिंपली जहां पे हमने बाकी चीजें लिखी हैं टू कैश, यहां पे लिखेंगे मिसिस बी लोन, अमाउंट विल बी 12,000। ओके, सो उसको 12,000 पे जिस भी एग्रीड वैल्यू को पे करने के लिए बोला गया उस वैल्यू को पे करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज समझ लो, मिसिस बी लोन है, कई स्टूडेंट ये समझते हैं कि मिसिस बी लोन है तो बी ही पे करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नो डाउट उसकी बीवी है, जरूरी है कि उसका लोन उसका हस्बैंड ही पे करेगा। बिजनेस है, डिसोल्यूशन हो रही है, तो उस प्रोसेस में कैसे भी पे हो सकता है। हाँ, बी पे कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम आप
टू बीज कैपिटल लिख देंगे, बट अदरवाइज ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। जिस भी अमाउंट पे उसको सेटल करने के लिए बोला गया, इधर थ्रू कैश और थ्रू एनी पार्टनर्स, उसको हम पे कर देंगे। ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे और देखते हैं कि अगली आइटम हमारी क्या है। ये है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, इसको समझना जरा बड़े ध्यान से। जनरली बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आएगा जब आपने बैंक अकाउंट बनाना है, तो इट विल बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हमारे हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000 रुपीज, ठीक है। यहां पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। जनरली अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में तो यही करना है, बट कई बार क्या होता है, ये बोला जाता है क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स में, दैट अ पर्टिकुलर पार्टनर से ए डिसाइडेड टू पे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और डिसाइडेड टू क्लियर बैंक ओवरड्राफ्ट। उस केस में क्या करना है, उस केस में बैंक ओवरड्राफ्ट का वही ट्रीटमेंट रहेगा जो बाकी लायबिलिटीज का होता है। कैसे, पहले क्लोज करेंगे फिर ए के थ्रू उसको पे करेंगे। हम लिखेंगे बाय बैंक ओडी जितनी भी उसकी वैल्यू है, उसके बाद लिखेंगे टू ए कैपिटल क्योंकि ए ने पे करना है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। अब जिस भी एग्रीड वैल्यू पे अगर फुल वैल्यू लिखा गया है तो फुल वैल्यू पे, अगर पार्शियल है सेटलमेंट हो गई है तो सेटलमेंट पे उसको पे कर देना। सपोज हम मानते हैं कि 10,000 है तो 10,000 पे ही बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट जो है ए पार्टनर ने कर दी। ठीक है, तो दो चीजें समझिए आपने। पहला, अगर क्वेश्चन म्यूट है तो सीधा सीधा बैंक अकाउंट जब बनेगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, बट इफ क्वेश्चन वेरी क्लियरली टेल्स दैट अ पर्टिकुलर पार्टनर डिसाइडेड टू पे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसमें ये वाला ट्रीटमेंट होगा जो बाकी किसी भी एसेट के लिए होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव इन करते हैं और देखते हैं कि अगली आइटम हमारे पास क्या है। यह है पी एंड एल अकाउंट। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने जब हमने जनरल रिजर्व का तरीका किया था तो वही तरीका जो है वो हमने पी एंड एल के लिए करना है। तो हमारे एग्जांपल के मुताबिक पी एंड एल की अमाउंट है 20,000। अब आपको पता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, तो आप इसको खुद ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व करा है। ठीक है, तो ये काम छोटा सा आप पे छोड़ता हूं कि पी एंड एल को सेम ट्रीटमेंट देना है जो हमने जनरल रिजर्व को दिया है। ठीक है जी, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट। पार्शियल लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर्स। सिमिलरली जैसा हमने अभी पार्शियल एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स करा, उसी तरह पार्शियल लायबिलिटी टेकन पेड ऑफ बाय द पार्टनर्स। क्या करेंगे, देखो ध्यान से फिर समझ लो। जैसे क्रेडिटर को मेंशन करा हुआ है इस बार, तो क्रेडिटर्स हैं 50,000 के। अब पार्शियल का मतलब होता है कुछ हिस्सा पार्टनर्स पे कर रहे हैं, कुछ हिस्सा अदरवाइज पे किया जा रहा है। ठीक है, तो से 40% ऑफ द क्रेडिटर्स पेड ऑफ बाय ए एंड बी। अब पहली बात तो ये कि इसके दो हिस्से करेंगे, पहला हिस्सा रहेगा 40%, ऑफ कोर्स दूसरा हिस्सा रहेगा 60%। ठीक है, तो ये हो गया 20,000 और दूसरा हिस्सा कितना हो गया 30,000। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। 40% paid off by A and B at an agreed value of 18,000 equally। अब agreed value क्या है 18,000, इक्वली दोनों ने पे करा तो 9,000 A और 9,000 B पे करेगा। पहले ये वाला काम कर लेते हैं, ठीक है, बाकी सिर्फ बाद में आता है। हम लिखेंगे टू A कैपिटल टू B कैपिटल 9,000, क्रेडिटर्स मेंशन कर देंगे साथ में। 9,000 ए पे कर रहा है और 9,000 बी पे कर रहा है। अब बचा बाकी हिस्सा विच इज 30,000। याद करो एसेट के टाइम पे मैंने बोला था कि अगर बाकी हिस्से के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया तो उसका कुछ नहीं करना, बट क्योंकि वो एसेट का रूल ही वो है कि नो एसेट विल बी रियलाइज्ड इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर एसेट। बट लायबिलिटी के केस में रूल अलग है, every liability will be paid off whether or not question tells it or not। तो अब
इसके बारे में तो बोल दिया, बाकी जो 30,000 बचा उसका क्या? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमने स्टेट वे वो लायबिलिटी 30,000 पे पे कर देनी, ठीक है जी। तो टू कैश या बैंक क्रेडिटर्स लिख के उसको लिख देंगे 30,000 पे। इफ क्वेश्चन सेज समथिंग दैट द रिमेनिंग लायबिलिटी सेटल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। अब उसको समझते हैं जरा एक बार। इसका 10% हम मेंशन करके माइनस कर देंगे, दैट विल बी 27,000। तो रिमेनिंग लायबिलिटी सेटल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, सो 30,000 में से 3,000 माइनस करके 27,000 पे उस लायबिलिटी को पे ऑफ कर, ठीक है जी। तो टू कैश क्रेडिटर्स इस बार पेमेंट रहेगी 27,000, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लायबिलिटी जिसकी पार्शियल पेमेंट पार्टनर्स कर रहे हैं और पार्शियल पेमेंट थ्रू कैश या बैंक हो रही है, उस तरीके को समझा। घर पे प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी, खुद ही एक एग्जांपल बना लो, चाहे बुक्स में छोटे छोटे पोर्शन उठा लो, प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, या ये जो ईमेल आईडी मेंशन की है ना यहाँ पे, इस ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस वाज पार्शियल लायबिलिटीज पेड ऑफ बाय द पार्टनर्स। अब यहां तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट बट ऐसी आइटम जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकती हैं उसके बारे में देखा। तो ब्रेन वेव में हम ये कोशिश करते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही कंफर्टेबल लेवल से आपको चीजें धीरे धीरे समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में हम डिसोल्यूशन का ही अगला सेगमेंट लेके आएंगे, जिसमें हम सॉल्व करेंगे इससे भी अपर लेवल के कुछ कंफ्यूजन, जो कि अगर क्वेश्चन में कहीं आते हैं और हमें परेशान करते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक है। तो इफ यू लाइक द वीडियो, पक्का आपने लाइक किया होगा, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक इट, शेयर इट एंड सबके साथ शेयर करो, ताकि जिनको भी जरूरत है समझने की, अकाउंट्स पढ़ने की, वो समझ सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।